तो बच्चा कल की क्लास में हमने पोटेंशियल डिफरेंस से डिस्कस करा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी लिखते हैं बच्चा। इन्फिनिटी मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, टू ए सर्टेन पॉइंट, किसी एक पॉइंट तक। ओके, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कौन सा बच्चा चैप्टर 12th में आएगा। अभी आपको बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी की भी एक फील्ड होती है, मतलब एक एरिया होता है जहाँ तक हम इलेक्ट्रिसिटी फील कर सकते हैं। जैसे बच्चा वीकेंड से ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है वो यहीं तक होता है आसपास, ज़्यादा यहाँ पे रखेंगे तो शायद मैग्नेट अपना काम ना करे। ऐसे बच्चा इलेक्ट्रिक का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, तो आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चा? देखो, बेसिकली ये वर्क डन होता है जब हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। ठीक है, देखो मान लो कोई चार्ज यहाँ बैठा है, उसको हमें वहाँ लेके जाना है, ठीक है, तो कोई हमें एनर्जी तो देनी पड़ेगी। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना, ठीक है, ध्यान रखो। तो मैं मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ लेके गया, तो बच्चा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो किसी एनर्जी से जाएगा ना, है ना। तो जो एनर्जी कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो यूटिलाइज करेगा, या फिर वीकेंड से जो एनर्जी वो लूज़ करेगा यहाँ से वहाँ तक जाने में, फ्रॉम ए पॉइंट से बी तक जाने में। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, उसने उतना पोटेंशियल करा है, या फिर उसके पास उतना पोटेंशियल है कि उसका वर्क डन, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है कि एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जा सके वो। ओके, बस ध्यान रखना है आपको। इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट आएगा बच्चा, फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट मिस कर दिया। ओके, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स इट बच्चा, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट वन इज बच्चा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है जब आप क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? कि जो करंट होता है बच्चा, ऑलवेज फ्लो, वो हमेशा बहता है, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे बहता है। और जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, जो वैष्णवी का डाउट था बच्चा, ध्यान रखना, हमारे पुराने जो वीकेंड से जो हमारे पूर्वज थे, जो हमसे पहले वाले साइंटिस्ट आर के जा चुके, उन्होंने माना कि जो हायर पोटेंशियल होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल पे। ठीक है, या फिर उनको बोल सकते हैं हम एनोड पे होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी जिसको एनोड बोलते हैं हम, और लोअर पोटेंशियल होता है नेगेटिव टर्मिनल पे। तो उन्होंने ऐसा माना, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो करंट है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। और बच्चा यही रीज़न है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। गॉट इट? और ध्यान रखना है आपको, दैट इज़, इस बात का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे करता है। ठीक है, ऑफ बैटरी, किसी भी बैटरी के। इसी बात का यही मतलब है जो ऊपर लिखी हुई है, टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, और बच्चा मैं फिर से वही आपको एक बात बता रहा हूँ जो मैंने पहले भी कहा था कि आपको ध्यान में क्या रखना है। मतलब ये तो रियल में आपको एज्यूम करके चलना है, पर इसको मैं बॉक्स में बंद करूँगा अलग से, जो मैं बता रहा हूँ अब आपको बात। एक्चुअली में नथिंग इज़ फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई भी चीज़ बहती ही नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं बहता। जो मैंने आपको कल बैटरी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था उसी के हिसाब से बच्चा।
नथिंग इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब बैटरी के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव तो कुछ फ्लो ही नहीं करता। कल मैंने आपको जो भी समझाया उसके अंदर कुछ फ्लो कर रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव? कुछ भी नहीं कर रहा था। बस वो एक टाइम आया था जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, बस कुछ फ्लो थोड़ी होके जा रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे। ओके, आई विल गिव ए पोज। देखो अच्छा, एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा, मैंने आपको पहले भी समझाया, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अपने को पता है ये, तो आपको यहाँ पे लिखना है एक लाइन, ड्यू टू कन्वेंशन। कन्वेंशन होता है मान लिया, मान लेना कुछ भी। कन्वेंशन ऑफ आवर अर्लियर साइंटिस्ट्स, that current is a positive quantity। उन्होंने मान लिया था कि करंट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, करंट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब करंट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो उन्होंने सोचा कि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, तो जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। गॉट इट? दैट इज, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एंड कन्वेंशनल करंट। तो इसलिए उसको माना हुआ करंट भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एंड कन्वेंशनल करंट, इसलिए इसको माना हुआ करंट भी बोलते हैं। एक्चुअली में करंट अलग होता है, ठीक है। तो बच्चा जब भी हम सर्किट पढ़ेंगे अपने वाले, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो एक बार दोबारा से बना के, इस बात को याद रखना, ये रियल बात है जो अब मैंने नीचे लिखी हुई है। इस बॉक्स से नीचे रियल बात लिखी हुई है, इसके ऊपर भी मतलब बात तो सही है, पर वो हमें एज्यूम करके चलनी है। ये बच्चा मान लो हमारी बैटरी है, ये उठा हुआ टर्मिनल आपको पता है पॉजिटिव होता है, ये पीछे नेगेटिव होता है। ओके, अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाऊँ बच्चा, तो आप देखो बच्चा, जो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे ट्रैवल करेगा वो तो आपको पता है, इन्होंने माना था वो क्या होगा, करंट होगा। ये ब्लू से बच्चा हमारा करंट है, लिख भी दूंगा मैं इसके साथ में, ये हमारा करंट है। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें ऐसे ही मान के चलेंगे कि ये हमारा करंट है। ओके, और एक्चुअली में जो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। ये रेड से बच्चा इलेक्ट्रॉन है, रेड वाला रियल फ्लो है और ब्लू वाला माना हुआ हमारा, क्योंकि रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन से बच्चा। ओके, एक्चुअली में ये सीनरी होता है बच्चा पूरा का पूरा, ठीक है। तो वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आई तो बच्चा है हमारा कन्वेंशनल करंट, माना हुआ करंट, जो हम मान के चलते हैं कि भाई आज तक ऐसा होता आया है, ये कन्वेंशनल करंट। और ई को उन्होंने मान लिया, चलो ई को हम कह देते हैं, ये होता है बच्चा इलेक्ट्रिक करंट, जो एक्चुअली में हमारा फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट? अब ओके, लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि आपको बताया पहले, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है बच्चा। तो ये क्या होता है? इट इज़ वर्क डन। लेट्स चेंज द इंक, लेट्स जस्ट यूज दिस रेड। येलो कैसा रहेगा? येलो तो दिख नहीं रहा है इस पर। ओके, लेट्स यूज दिस वन। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस is the work done
इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बस कुछ नया नहीं है बच्चा, पोटेंशियल के जैसा ही है ये। आपको लग रहा होगा सर आपने सेम ही डेफिनेशन लिखवा दी, बस ऐसी है बच्चा, है होता ही वही है वो, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। चल पड़ भाई पेन, तुझे क्या हुआ? ठीक है, तो बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन होता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में। जैसे मैंने आपको बैटरी में बताया था, उसको धक्का लगना, ठीक है, धक्का लगना, धक्का लगना ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ताकि वो आगे मूव कर पाए। गॉट इट। अब इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से लिखते हैं, वी माने वोल्टेज, ठीक है, तो ये क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, जिसको क्यू से लिखते हैं। ओके, तो अगर आपको डिटेल में लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, अच्छा अब आप मुझे बताओ वर्क डन की यूनिट क्या होती है? देखो बच्चा, वर्क डन हुआ है तो कोई ना कोई एनर्जी जनरेट हुई होगी या फिर लूज़ हुई होगी, तो इसकी यूनिट होती है जूल। एनर्जी और वर्क डन की यूनिट जूल ही होती है, याद रखना है आपको। चार्ज की होती है कूलम, तो वोल्ट की यूनिट क्या होगी बच्चा? जूल पर कूलम, ठीक है। ये अब यूनिट्स ड्राइव करना सीख लो, कोई मुश्किल नहीं है। जूल पर कूलम। चल पड़ यार, तेरे को क्या हो गया? अब इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चा जूल पर कूलम। ओके, और इसको एक और तरीके से लिखते हैं, वोल्ट भी लिखते हैं इसको, वी फॉर वोल्ट, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना, इसको वोल्ट भी बोलते हैं। वोल्ट यूनिट होती है बच्चा, वोल्टेज उसका पूरा नाम होता है। गॉट इट, दैट्स इट। ओके, तो अब आपके लिए एक दो क्वेश्चन है बच्चा मेरे पास, आपको करके बताऊंगे। देखो बच्चा, इसके अलावा हम वोल्ट मीटर बता देता हूँ आपको। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या होता है? बच्चा, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर, इट इज ए डिवाइस used to measure potential difference। ओके, ध्यान रखना है बच्चा, वोल्ट मीटर जैसे मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता था ना, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ऑलवेज इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में कैसे? मान लो कोई ये सर्किट है बच्चा, तो यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर लगा होगा और यहाँ पे हमारा ये सर्किट ऐसे पूरा होगा, तो देखो इसके पैरेलल लगता है ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यही था बच्चा, बाकी आज बच्चा हम स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। काफ़ी फेमस, काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है, फिजिक्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है बच्चा और रियल लाइफ के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? ओम्स लॉ, या फिर इसको कोई लोग रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चा ये क्या है? ओम जो है ना, ओम जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, उनके नाम पे लॉ बना हुआ है। ओके, तो बच्चा एक चीज़ है जो आपने पढ़ी है अब तक कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट आएगा, है ना। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी, वोल्टेज क्या होता है? धक्का, समझ रहे हो? धक्का, जितना ज़्यादा हम उसको धक्का मारेंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, उतना ही ज़्यादा चार्ज जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ठीक है बच्चा। तो ओम्स लॉ बेसिकली यही बोलता है
कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा करंट होगा। मतलब इसने बेसिकली कह दिया कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ओके, कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। गॉट इट बच्चा? बट चीज़ यही बोलता है, ठीक है। पर यहाँ पे उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। एक्चुअली क्या होता है बच्चा, टेम्परेचर बढ़ाने से वोल्टेज पे फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हमारे फ़ोन के डिवाइस कभी कभी गर्म हो जाते हैं, तो जब फ़ोन गर्म होता है ना तो उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ जाता है बहुत बार। तो पर इसने कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करी है, हम पढ़ते हैं, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बच्चा ये बोलता है दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोज थ्रू सर्किट। जब हम बच्चा टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, देन करंट फ्लोज थ्रू सर्किट। इसकी स्पेलिंग को सही कर देते हैं। सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference by to the potential डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एक और वर्ड क्या होता है बच्चा? वोल्टेज अप्लाइड across ends to conductor। applied across ends to conductor। ये होता है बच्चा ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। ओके, कि जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतने मतलब जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ओके बच्चा, अब आपको एक बात पता है कि मैथमेटिक्स की एक बच्चा हम बात करें, अगर हमारे पास कोई सिंबल है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो हम बच्चा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लगाने के लिए हटाने के लिए इक्वल लगाते हैं, है ना। इसको हटाना है क्योंकि हमें इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो हमें बच्चा एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। अब वर्क एज रेजिस्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस, वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करंट एंड आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस होती है बच्चा जितनी रुकावट आई है करंट में। ओके, रुकावट को हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, तो बस यही ध्यान रखना है बच्चा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे होता है? देखो बच्चा, जब भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मतलब एक जितनी बढ़ेगी उतनी दूसरी चीज़ घटेगी। भाई अगर हम यहाँ पे वोल्टेज ले लें और यहाँ पे करंट ले लें, ओके, तो बच्चा इसका ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। ओके, मतलब जितनी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगी उतना ही यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा। गॉट इट? बस ये इसका ग्राफ होता है बच्चा, ठीक है। और शायद आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए होंगे कि अगर बच्चा हम वी आई ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे ना तो हमें आर की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ मतलब वोल्टेज और करंट का ग्राफ
गिव्स क्या देता है, रेजिस्टेंस आर, आर बोले तो रेजिस्टेंस। अच्छा, आप में से अगर किसी को भी बच्चा ये वाला सिनेरियो नहीं पता, देखो हमने जाना है कि वी आई ग्राफ का स्लोप हमें आर देता है। कैसे देता है बच्चा, देखो हम एक जगह हम वी ले लेते हैं, एक जगह हम आई ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ स्लोप क्यों होगा। अगर बच्चा इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट ले लें, ठीक है, तो हमें क्या पता है स्लोप क्या होता है, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, समझ रहे हो। इसको बच्चा कुछ वी में चेंज हो रहा है तो हम चेंज को जनरली डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा वी। चेंज का मतलब क्या होता है कि पहले क्या था और अब क्या है, तो चेंज कितना हो गया। जैसे आपके पास 10 रुपये थे, अब आपके पास 30 रुपये हो गए, तो चेंज कितना हो गया, 20 का चेंज हो गया, तो वो डेल्टा वी होगा, समझे। क्योंकि ये पहले 0 था, अब देखो थोड़ा सा बढ़ गया है, गोट इट। तो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसकी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। केमिस्ट्री में बच्चा डेल्टा हीट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला इस ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं जनरली, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे हम आई को लिखेंगे तो इसको डेल्टा आई लिख देते हैं कि भाई करंट भी पहले 0 था, कुछ ना कुछ बढ़ गया है, तो जितना बढ़ा है वो हमने चेंज से लिख दिया है, ओके। अच्छा, मुझे अब स्लोप बताओ इसका क्या होगा। देखो अगर आपको ये एंगल पता है बच्चा, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसके स्लोप निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ इस केस में। स्लोप बच्चा या तो इसका टेंजेंट थीटा हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है, अगर हमें थीटा की वैल्यू पता है तो। पर हमें पता है टेंजेंट थीटा एक और चीज़ भी तो होता है, क्या होता है वो, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, आपको पता है ना। अभी हमने देखा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, गॉट इट। 9th क्लास में आपको ये समझाया गया था, तब आपको समझ नहीं आया था, अब आपको डिटेल में आ रहा है, ओके। और बच्चा अभी हमने पढ़ा है कि वी क्या होता है, वी हमने पढ़ा है आई आर, ठीक है। एक्चुअली में है तो ये वी की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू, बस डेल्टा तो बता रहा है कि चेंज हुआ है थोड़ा सा, पहले कुछ और था अब कुछ हो गया, तो जो चेंज है उसको लिखा है तो वी है तो वी और आई की ही वैल्यू ना, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा वी बाय आई कितना आ जाएगा, वी बाय आई आ जाएगा आर, गॉट इट। तो बच्चा हमें यहाँ से आर क्या आ रहा है, वी और आई को डिवाइड करके, तो इसलिए जो इसकी स्लोप होगी बच्चा वो क्या देती है हमें, रेजिस्टेंस। ये सीन होता है पूरा का पूरा। अगर आपको समझ आया बच्चा अच्छे से तो एक बार बता दो मुझे, फिर हम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का देखो हिंदी में मतलब होता है रुकावट, अड़चन, रुकावट आना, ठीक है। अब रुकावट किसके रास्ते में आएगी बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे तो हमारा करंट जनरेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस रुकावट का काम करती है बच्चा, गॉट इट। तो देखते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस बच्चा, लिख देता हूँ मैं इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट ही होता है बच्चा, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्ज। जो फ्लो ऑफ चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है कि भाई रुक जा, तुझे बह के आगे नहीं जाना है। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है, गॉट इट। तो वो क्या होता है बच्चा, रेजिस्टेंस, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। देखो रेजिस्टेंस का जो डेरिवेबल फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था, वो इसका फॉर्मूला क्या था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है वोल्टेज अपॉन आई के, ठीक है। हमने पढ़ा था ना भी वी बराबर आई आर के होता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का डेरिवेबल फॉर्मूला होता है बच्चा, आर क्या हो जाता है, वी बाई आई। पर रेजिस्टेंस का एक खुद का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या क्या चीज़ों को कैरी करता है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बच्चा, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम को बच्चा हम ऐसे लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ओम, ठीक है, ये सिंबल होता है, ओके। नहीं तो आपको याद रखना है तो एक और भी हो सकती है, V फॉर वोल्ट, I फॉर करंट की क्या होती है, एम्पेयर। तो ओम क्या होता है, वोल्ट अपॉन एम्पेयर, ठीक है, वोल्ट अपॉन एम्पेयर, V अपॉन ए लिख सकते हैं हम इसको, गॉट इट। ये भी यूनिट हो सकती है बच्चा। अब हम फिर से वही टेक्निकली अपनी चीज़ों को चलेंगे, हम पूछेंगे 1 ओम क्या होता है बच्चा, ठीक है, व्हाट इज़ 1 ओम। अब आपको डेफिनेशन बतानी है मुझे।
1 ओम। ठीक है, कौन बताएगा 1 ओम क्या होता है हमारा? ओके बच्चा, हमने रेजिस्टेंस को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो नंबर फर्स्ट क्या होता है बच्चा हमारा? लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, बस याद रखना आप, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है बच्चा फ्लो करने से, तो जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा, बस यही आपको ध्यान रखना है बच्चा। लेंथ ऑफ वायर की बात करते हैं हम बच्चा। अगर हम लेंथ ऑफ वायर बढ़ा दें, ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फ्लो करना पड़ेगा। ज़्यादा फ्लो करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो करंट की अमाउंट कम पहुँचाएंगे, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो बच्चा जितनी लंबी तार लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अंदर। गोट इट। अगर आपको इसमें से डाउट आता है तो आप हैंड रेज करें ना कि सर क्यों होगा। सेकंड वन इज बच्चा, सेकंड वन इज एरिया ऑफ वायर। एरिया ऑफ वायर, देखो अगर हम बच्चा छोटी वायर लेंगे, मतलब पतली वायर लेंगे, ठीक है, एक्चुअली में इसका पूरा नाम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन मतलब जो ये वाला एरिया होता है उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस करने के लिए जो सेक्शन है उसके पास, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो देखो बच्चा, मान लो एरिया, एक तो ये वायर है हमारे पास और एक ये वायर है। आप बताओ कौन सी वायर में इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो कर पाएंगे? कौन सी वायर में इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो कर पाएंगे? कौन सी वायर में चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा? कौन सी वायर में करंट ज़्यादा होगा? ठीक है, बताना ज़रा। एरिया पे ऐसे डिपेंड करता है बच्चा कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। थर्ड वन इज़ बच्चा, थर्ड हम लेते हैं, थर्ड हम ले लेते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो हम मटेरियल ले रहे हैं पास करवाने के लिए उस पर कैसे डिपेंड करेगा। वही बात है बच्चा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक मोटी लकड़ी ले लो, एक पतली लकड़ी ले लो, आप बताओ करंट किस में से इजीली फ्लो करेगा? आप कहोगे सर लकड़ी में से तो करंट ही नहीं फ्लो करता है ना, तो हम कैसे बता दें? तो नेचर ऑफ मटेरियल भी बच्चा उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमने वायर किस मटेरियल की बनाई है? ओके, तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है बच्चा। जितना अच्छा नेचर होगा वायर का, जितना अच्छा कंडक्टर होगा वो मटेरियल, उतना ही अच्छा, उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा एक वर्ड आता है रेजिस्टिविटी। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कि रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस कराने की क्षमता, तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा करवा पाता है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे वैसे। तो यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ते हैं बच्चा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर से रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टिविटी अलग है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो। ठीक है, रोने वाला रोना नहीं, रो, रो। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर, अच्छा फोर्थ फैक्टर है बच्चा जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। हमने बताया था ना टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए डेफिनेशन में ही, उसका रीज़न है बच्चा। देखो बच्चा, टेम्परेचर से क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बच्चा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, कम फ्लो कर पाएगा, इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, जो भी आप कहना चाहो। ओके, एक्चुअली क्या होता है बच्चा, देखो मान लो कोई ट्यूब है हमारी, ये देखो मान लो ये हमारी कोई ट्यूब है बच्चा, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करके इजीली जा रहे हैं। ठीक है भाई, जा रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर है बच्चा। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ना आगे जाने की बजाय इधर उधर मूव करने लग जाएंगे, इधर उधर इधर उधर। ठीक है, आगे नहीं जा पाएंगे ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से कनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर देने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की कनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो इधर उधर रैंडमली मोशन ज़्यादा करेंगे, एक दूसरे से भी टकरा सकते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने से तार भी फट सकती है, आपको पता है ना, तार फट जाती है। एसी भी ऐसे ही फटते हैं आजकल, जब कभी कभी उसकी तार में लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी में हीटिंग हो जाती है ना उसकी वजह से, तो ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा।
पर हम तो पीछे से वोल्टेज का धक्का लगाए जा रहे हैं, आगे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। तो क्या होगा, टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा टेम्परेट हो जाएंगे कि उसको तार को फाड़ देंगे। वी कैन से उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, लाइक दैट बच्चा। ठीक है, तो ओके। तो बच्चा आज हम पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ वायर पे कैसे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वायर को कैसे वेरी करता है, कि अगर हम वायर का नेचर बदले तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है भाई, इसमें 3 सिनेरियो पढ़ने हैं बच्चा हमने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगर हमने वायर कंडक्टर के लिया कोई अच्छे से, बच्चा अब अगर हमने वायर कंडक्टर के लिया अच्छे से, आपको पता है कंडक्टर जो होता है वो गुड वी कैन से अच्छा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कंडक्टर आर गुड, मतलब कंडक्टर ऐसे होते हैं बच्चा जिसमें से बिजली जो है वो ईजिली पास हो जाए। ठीक है, तो बिजली जब ईजिली पास हो रही है तो उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ओके, रेजिस्टेंस होता है रुकावट, बिजली पास हो रही है तो रुकावट नहीं हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब होता है कंडक्टर का हैव ऑलमोस्ट नील रेजिस्टेंस। नील मतलब होता है बच्चा जीरो। ठीक है, आपको पता ही होगा, इसका बच्चा रेजिस्टेंस एकदम जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर वो होते हैं बच्चे जो अपने अंदर से थोड़ा सा रेजिस्टेंस, थोड़ा सा करंट पास होने देते हैं। तो थोड़ा सा करंट जो पास होने दे रहे हैं तो उनके पास रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वी कैन से इनके पास रेजिस्टेंस होता है, बस इतना ही लिखेंगे हम। ठीक है, और थर्ड नंबर पर जब हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के पास बच्चा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। they have very हाई रेजिस्टेंस। इनका बच्चा रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से करंट को फ्लो नहीं करने देते। ठीक है, मतलब इनके जो एटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होते हैं। तो ये था बच्चा हमारा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और नेचर ऑफ वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो ये क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है बच्चा, हम किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस की बात करेंगे या पार्टिकुलर वी कैन से थिंग की बात करेंगे जिसका रेजिस्टेंस इतना है भाई। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस इतना है, गॉट इट। हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें या फिर रेजिस्टिविटी की। अब रेजिस्टिविटी बच्चे एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की हो सकती है। ठीक है, तो बता देता हूँ मैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या, रेजिस्टिविटी होती है, एक्चुअली में सेम चीज़ें हैं बच्चा, रेजिस्टेंस की तरह ही है, बस अब हम किसी मटेरियल डिपेंडेंट ले रहे हैं। हम कहेंगे कि भाई वुड की रेजिस्टिविटी कितनी है, या फिर वी कैन से ग्लास का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस कभी बदलता नहीं है। इट्स लाइक दैट। सो बेसिकली इट इज़ द मेजर ऑफ, किसका मेजर होता है, रेजिस्टेंस का ही होता है ना, ऑब्वियसली। इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर। डेफिनेशन आपको बच्चा फॉर्मूले के बाद समझ आएगी। 1 मीटर लेंथ, ये मेजरमेंट होता है एक रेजिस्टेंस का उस वायर के जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है बच्चा, ये डेफिनेशन आपको फॉर्मूला समझने के बाद आएगी। ठीक है, या फिर अगर आप इसको एक और तरीके से, जैसे मैंने आपको हिंदी में समझाया है, अगर मैं उस हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाऊँ तो इट इज़ ए it is a material dependent property. It is a material
डिपेंडेंट मटेरियल पे डिपेंड करती है, ऑब्वियस सी बात है। मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी टू क्या प्रॉपर्टी होगी बच्चा, है तो रेजिस्टेंस ही ना, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। नीचे वाली डेफिनेशन आपको पक्का समझ आई होगी, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो बच्चे मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो कितना चार्ज को फ्लो होने से रेजिस्ट कर पा रहा है, ठीक है, या फिर करंट भी कह लो, एक ही बात है। ओके, समझे? तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन अभी आपको समझ आएगी जब हम फॉर्मूला बनाएंगे बच्चा इसका। देखो इसकी यूनिट लिख देते हैं, इसकी यूनिट होती है बच्चा ओम मीटर। अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ना इसका, आप खुद ये यूनिट भी बना लोगे, ओम मीटर। ओके, और इसका सिंबल होता है बच्चा, मैंने आपको कल भी बताया था, इसका सिंबल होता है रो, ठीक है, ऐसे बनता है ये, इसको बोलते हैं रो, रो, गॉट इट। अब बच्चा हम फॉर्मूला बनाते हैं रेजिस्टेंस का, निजी फॉर्मूला जो होता है, वी कैन से पर्सनल फॉर्मूला जो होता है, वो तो डिराइव्ड था पहले वाला। देखो बच्चा, हमने रेजिस्टेंस का पढ़ा था कि वो नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर, जो रेजिस्टिविटी हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर, इन चारों चीज़ों को यूज़ करके हम एक इक्वेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। हालांकि हम टेम्परेचर को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, टेम्परेचर से वैसे ही अलग से फ़र्क पड़ेगा। देखो बच्चा क्या करने वाले हैं, देखो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सॉरी डिपेंडेंट ऑन लेंथ, डिपेंडेंट ऑन लेंथ क्या था कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है बच्चा, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है भाई। सेकंड आपने क्या पढ़ा कि एरिया, अगर हमने एरिया बढ़ाया था बच्चा तो रेजिस्टेंस कम हो गया था, है ना। तो रेजिस्टेंस बच्चा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की, ठीक है, ए फॉर एरिया। ओके बच्चा, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे बच्चा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के, और नीचे क्या आ जाएगा ए के। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे एल आ जाएगा, आ गया। अब बच्चा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो आर बराबर हो जाएगा बच्चा रो, ये रेजिस्टिविटी यहाँ आएगी एल बाई, ठीक है। और ये रो क्या है बच्चा, ये है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर में भी तो डिपेंड करेगा। लकड़ी ले लो आप, उसकी कितनी भी लेंथ ले लो, कितना भी एरिया ले लो, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसमें करंट ही नहीं पास कराएगा। तो ये होता है बच्चा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, आपको याद करना है। मैं एक बार और लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। अब बच्चे इसकी पहली डेफिनेशन देखो, देखो रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी, एल होती है लेंथ ऑफ वायर, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। तो अगर मैं आपको यूनिट निकाल के दिखाऊंगा, अगर इसकी यूनिट ऑफ रो, ठीक है। देखो बच्चा, पी मत समझना, इसको रो है ये, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, ओम होती है, रेजिस्टिविटी की हमें चाहिए है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ओके। तो देखो बच्चा, यहाँ से रो क्या हो जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो मीटर से कट जाएगा ये, तो रो की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर, गॉट इट। ये बच्चा होती है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रो, ठीक है। अच्छा अब फॉर्मूला देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चा, अब मैं आपको पहली डेफिनेशन दोबारा समझाता हूँ। देखो रेजिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू एल बाई ई। अगर बच्चा मैं लेंथ ऑफ वायर 1 ले लूँ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 ले लूँ, तो हमारे पास रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के आ जाएगा ना। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस ही होता है, वो वाला रेजिस्टेंस जब जो वायर हो उसकी लेंथ 1 मीटर हो और उस वायर का एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
पहली डेफिनेशन देखो यही थी बच्चा, इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया, गॉट इट। तो वहाँ से निकल के आई थी। और दूसरी डेफिनेशन भी सही है, आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, पर पहली डेफिनेशन फॉर्मूला डिपेंडेंट है, दूसरी डेफिनेशन जनरल है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना करंट को रेजिस्ट करेगा फ्लो करने से, कितना करंट को रोकेगा, गॉट इट।